गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में गद्य समीक्षा पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र में गद्यार्थ ग्रहण के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक से हटकर एक गद्यांश दिया जाता है जिस पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 10 से 15 पंक्तियों का एक अपठित परिच्छेद होता है और उसके नीचे 4 प्रश्न दिए जाते हैं। परिच्छेद के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को अपनी भाषा में लिखने के लिए कहा जाता है। अपठित अर्थात जो पहले आपने पढ़ा न हो। अपठित गद्यांश देकर उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1 मार्क के होते हैं। इसे स्वयं समझना होता है। उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होता है। गद्यार्थ ग्रहण करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। परिच्छेद के भाव को समझकर अपनी भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। जो विद्यार्थी उत्तर के मूल रूप में परिच्छेद की 2-4 पंक्तियाँ ज्यों की त्यों लिख देते हैं उन्हें अच्छे अंक नहीं मिलते। परिच्छेद को 1-2 बार ध्यान से पढ़िए। उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। आप जो है वो पैराग्राफ पढ़ते जाइए और पेंसिल से जहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर लगे वहाँ पे आप लाइन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब लिखेंगे तो आपको अच्छे से वो पैराग्राफ का मतलब को वो प्रश्न का उत्तर कैसे देना है वो समझ में आएगा। अपेक्षित उत्तर संक्षेप में और सरल भाषा में लिखिए। परिच्छेद का मुख्य विचार या भाव समझकर संक्षिप्त, उचित और आकर्षक शीर्षक दीजिए। हमेशा पैराग्राफ में से एक शीर्षक देना होता है तो वो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको उसका मूल जो विचार है वो क्या है वो आपको लिखना होता है। उत्तर में वर्तनी, विराम चिन्ह आदि की ओर भी ध्यान दीजिए। गद्य समीक्षा 1। भारतीय नारी सर्वगुण संपन्न है। यहाँ पे एक अपठित पैराग्राफ है जिसको मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारतीय नारी सर्वगुण संपन्न है। वह उत्सर्ग, त्याग, दया, क्षमा, ममता और सौंदर्य की प्रतीक है। नारी के ये गुण जितने भी विकसित हो उसका महत्व व आकर्षण उतना ही बढ़ता है। भारतीय नारी व्यष्टि में समष्टि को देखती है, इसलिए आदर्श नारियाँ ध्रुव नक्षत्र की भांति प्रकाशमान है। नारी का ही दूसरा नाम श्रद्धा है। आदर्श नारी के मन की क्षमता इतनी विशाल है जिसे भगवान वामन का पैर भी नहीं माप सकता। राष्ट्रीय निर्माण में नारी का बड़ा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। त्याग, तपस्या, साधना तथा अहिंसा की प्रतिमूर्ति। भारतीय नारी एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर भारतीय समाज में नूतन जागरण की नव बेला लाई जा सकती है। नारी परिवार की जान है और परिवारों के समूह का ही दूसरा नाम समाज है। हमारा वर्तमान समाज दासता के दूषित प्रभाव से केवल मैला ही नहीं हो उठा है बल्कि उसकी भव्य दीवारें, चमकती हुई मीनारें तथा भारतीय कलाकारों के सुंदर हाथों से संजोई हुई तस्वीर टूट फूट कर धराशायी हो चुकी है। माँ के रूप में विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति नारी ही भारतीय अतीत के खंडहर में पुनः प्राणों का संचार कर सकती है, कर उसे जीवित बना सकती है। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर भी है। भारतीय नारी के किन गुणों का वर्णन की भारतीय नारी के गुणों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है भारतीय नारी को विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों कहा गया है। नारी को परिवार की जान क्यों कहा गया है। इस अवतरण का उचित शीर्षक लिखिए। अभी उत्तर। भारतीय नारी त्याग, दया, क्षमा, ममता और सौंदर्य की मूर्ति ही नहीं, श्रद्धा का भी प्रतिरूप है। उसके मन की क्षमता की तुलना भगवान वामन के पैर से की गई है। भारतीय नारी अतीत के गौरव को पुनः स्थापित कर सकती है। वही है जो दासता के दूषित प्रभाव से उबार सकती है। भारतीय नारी ही है जो परिवार का संचालन करती है, उसे एक सूत्र में बांधकर उसमें जान फूंकती है। और इसका शीर्षक है भारतीय
नारी। इस तरह आपको जो पैराग्राफ दिया जाए उसके प्रश्न पढ़कर उसके उत्तर लिखने हैं। दूसरी गद्य समीक्षा। बालक अपने माता पिता से अनुकरण द्वारा जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। वह उसके घर में बोली जाती है और विद्यालय में जाने से पहले भी बालक अपनी घरेलू भाषा में बातचीत कर लेता है। प्रायः किसी वर्ग विशेष, समाज विशेष या प्रांत विशेष में बोली जाने वाली भाषा उसके सदस्यों की मातृभाषा होती है। वे घर में, घर से बाहर, मित्रों में, विद्यालय में और निकटवर्ती समाज में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कई शिक्षा शास्त्रियों के मत में मातृभाषा के माध्यम से बालक को शिक्षा देने सुलभ और सुगम होता है। वह उस भाषा के घरेलू, अपरिमार्जित और व्याकरण सहित रहित रूप से पहले से ही परिचित होता है। केवल उसकी लिपि, व्याकरण तथा साहित्यिक रूप सिखाने से वह उसे शीघ्र हृदयंगम कर सकता है। ऐसी भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को भी शीघ्र पढ़ लिख सकता है। मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होती है। वह अपने क्षेत्र या प्रांतों की भाषा तो होती ही है, परंतु राजकीय कार्यों में तथा सार्वजनिक क्षेत्र में समस्त देश में प्रयुक्त होने के कारण सारे देश में सांझी भाषा बन सकती है। आज हिंदी को भारतवर्ष में वही गौरव प्राप्त है। इसी प्रकार जिस भाषा को विभिन्न राष्ट्रों के आपसी व्यवहार तथा राजकीय कार्यों में प्रयोग होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आजकल अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया था, जो बहुत अंशों में अब भी विद्यमान है। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा के माध्यम से बालक को शिक्षा देना सुलभ और सुगम क्यों होता है? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? और राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है? अभी हम उत्तर देखें। बच्चा माता पिता से सर्वप्रथम जो भाषा सीखता है, जिसका अनुकरण करता है, वही मातृभाषा है। घरेलू बातचीत भी इसी भाषा में करता है। दूसरा है, जिस भाषा को उसने बिना किसी प्रयास के सीख लिया है उसमें शिक्षा सुलभ होगी ही, क्योंकि वह उसी भाषा में सोचता है, समझता है। उस भाषा की लिपि, व्याकरण और साहित्यिक रूप की जानकारी तो शेष है। राष्ट्रभाषा देश की विभिन्न भाषाओं में प्रधान होती है। देश के ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं। राजकीय कार्य, सार्वजनिक क्षेत्र भी यही भाषा होती है। सारे देश की सांझी भाषा होने के कारण ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रयोग अपने राष्ट्र और देश तक ही सीमित होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रों के बीच परस्पर व्यापार तथा राजकीय कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है उसको आपको 4 मार्क मिलेंगे। बोर्ड में आपको इसी तरह से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी में से आपको आंसर लिखने होंगे। आप सही उत्तर लिखेंगे तो आपको 4 में से 4 मार्क मिल सकते हैं। गद्य समीक्षा 3। मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। चरित्र रूपी शक्ति के सामने पार्श्विक शक्ति भी नष्ट हो जाती है। चरित्र की शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति से भी महान होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन, पद, वस्तु और विद्या के स्वामी थे, परंतु चरित्र के अभाव में अस्तित्वहीन हो गए हैं। प्रश्न, चरित्र किसे कहते हैं? चरित्र का क्या महत्व है? पार्श्विक शक्ति किसके सामने नहीं टिक पाती? और इस परिच्छेद का एक उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, मनुष्य के आचरण तथा व्यवहार को चरित्र कहते हैं, अर्थात मनुष्य के सद्गुणों के समूह का नाम ही चरित्र है। चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला एक ऐसा तत्व है
जिससे मनुष्य का जीवन सफल बनता है। अतः चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र की शक्ति में अद्भुत प्रभाव होता है, उसके सामने पाश्विक शक्ति टिक नहीं पाती। उचित शीर्षक: मानव जीवन में चरित्र का महत्व। गद्य समीक्षा 4। नारी ईश्वर की देन है और ईश्वर की बेटी है। भगवान के बाद हम स्त्री को के ही देनदार है। जिंदगी देने के लिए और फिर जिंदगी योग्य बनाने के लिए वह माता के समान हमारी रक्षा करती है तथा मित्र और गुरु के समान हमें शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है, परंतु ईश्वरीय प्रवृत्ति एवं ईश्वर द्वारा किसी भी नारी से किया गया है असामाजिक क्रूर मजाक वह होता है जब नारी का सर्वेसर्वा मार्गदर्शक, उसका भविष्य निर्माता उसे इस असीम दुनिया में नितांत अकेली छोड़कर अनायास काल कवलित हो जाता है। विधवा हो जाने पर उसे जीवन पर्यंत दूसरों पर आश्रित रहना होता है तथा संसार के सभी बहारों रंगीनियों से वंचित किया जाता है। संतोष की बात यह है कि भारत में कुछ विधवा विवाह होने लगे हैं, परंतु समाज ने इस पद्धति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। लोग विधवा को लेने व देने दोनों में हिचकिचाते हैं। विधवा विवाह एक गौरव की बात है जो समाज की शुद्धता और देशोन्नति के लिए आवश्यक है। प्रश्न: हम भगवान के बाद किसके देनदार हैं और क्यों? नारी के जीवन का सबसे अधिक क्रूर ईश्वरीय मजाक क्या है? विधवा हो जाने पर नारी की क्या स्थिति होती है? इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर: हम भगवान के बाद नारी के देनदार हैं क्योंकि उसी से हमें जीवन मिलता है। माता, मित्र और गुरु के रूप में वह हमें जीने योग्य बनाकर शुभ कार्यों की प्रेरणा देती है। उत्तर 2: असमय में ही विधवा हो जाना नारी के जीवन का सबसे अधिक क्रूर ईश्वरीय मजाक है। उत्तर 3: विधवा होने पर नारी को पराधीन होकर जीना पड़ता है, उसका जीवन पतझड़ की तरह सूना हो जाता है। उचित शीर्षक: विधवा विवाह एक गौरव का विषय। यहाँ पर हमने 4 गद्य समीक्षा पढ़ी और उसके उत्तर भी देखे। अब आपको इसी तरह कोई भी अपठित गद्यांश में से प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे, जो आपको ऐसे ही मतलब पैराग्राफ में से ही लाइन चुनकर नहीं लिखने हैं, उसका भावार्थ समझकर उत्तर देने हैं, जिससे आपके मार्क बढ़ेंगे। यहाँ पे ये समाप्त होता है। आभार।